पूनावाला दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है, आप देख सकते हैं, जिसने अपनी महिला मित्र की हत्या कर उसके शव के कई टुकड़े किए और 18 दिनों तक महरौली के जंगलों में फेंकता रहा। ये दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। दरअसल 6 महीने पहले इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। आफ्ताब की दोस्ती श्रद्धा, जो कि उसकी महिला मित्र थी, मुंबई में हुई थी और उसके बाद दिल्ली आकर ये दोनों लिव इन में रहने लगे। लगातार लड़ाई झगड़े होते थे और 18 मई को झगड़ा हुआ दोनों के बीच, जिसके बाद पहले तो आफ्ताब ने उसका मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद श्रद्धा के शव के टुकड़े करके थैली में बांधकर 18 दिनों तक थोड़े थोड़े टुकड़े महरौली के जंगलों में अलग अलग इलाकों में फेंकता रहा, ताकि उनके टुकड़ों को डिस्पोज किया जा सके और वो पकड़ा ना जा सके। लेकिन बाद में जब उसके एफबी पोस्ट पर कोई भी पोस्ट नहीं आई तो श्रद्धा के परिवार वालों को शक हुआ और उसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा, जिसके बाद जांच में जो है सामने आया कि इस हत्याकांड को अंजाम श्रद्धा के मित्र, जो उसका लिव इन पार्टनर भी था, उसने दिया था। दिल्ली के छतरपुर में जिस घर में श्रद्धा की हत्या का आरोपी आफ्ताब रहता था, वहां हमारे संवाददाता अभय पराशर पहुंचे। इसी घर में श्रद्धा की बेरहमी से हत्या की गई थी। आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं उस घर से जहां पर उसकी हत्या की गई। छतरपुर पहाड़ी का D93 मकान नंबर का फर्स्ट फ्लोर, जहां पर आफ्ताब ने बेरहमी से श्रद्धा की न केवल हत्या की बल्कि उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए। 6 महीने पहले इस वारदात को अंजाम दिया और अब जाकर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है, जब आफ्ताब को यह D93 फ्लैट में से करीब 4 से 5 दिन पहले दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। असल में श्रद्धा और आफ्ताब मुंबई में लिव इन में रहते थे। उनके श्रद्धा के परिवार को इस बात से प्रॉब्लम थी, जिसके बाद वो दिल्ली आ गए और फिलहाल ये तस्वीरें आप घर के अंदर की देख रहे हैं। इस खिड़की के जरिए मैं आपको ये तस्वीरें जो है वो दिखाना चाह रहा हूं। ये पूरा ये जो फ्लैट है, इस फ्लैट के अंदर श्रद्धा और साथ में आफ्ताब यहां पर रह रहे थे, जिसके बाद करीब मई में, यह बताया जा रहा है कि मई में जब उनका आपस में झगड़ा हुआ और श्रद्धा का गला दबाकर, उसका मुंह दबाकर, उसका दम घोटकर पहले आफ्ताब ने उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद, जब उसकी हत्या कर दी, उसके बाद उसे यह लगा कि आस पड़ोस के लोगों को पता लग जाएगा, जिसके लिए उसने पहले श्रद्धा की बॉडी के करीब 35 टुकड़े किए और 35 टुकड़े करने के बाद ये जो आप देख रहे हैं यहां पर एक नया फ्रिज खरीद कर लाया। उसका ये थर्माकोल है और जीता जागता सबूत है कि वो नया फ्रिज खरीद कर लाया और उन 35 टुकड़ों को फ्रिज के अंदर उसने रखा और 18 दिन तक, यानी कि हत्या करने के बाद 18 दिन तक पास का ही जो महरौली का जंगल है वो वहां पर जाता, रोज कुछ ना कुछ टुकड़े जो है वो फेंक देता, ठिकाने लगा देता। उसकी मंशा यह थी कि वहां पर जो जानवर हैं वो उन्हें खा जाएंगे और इस पूरे मर्डर का खुलासा नहीं होगा। लेकिन जो लड़की के पिता हैं, बताया जा रहा है कि वो मुंबई में सोशल मीडिया साइट्स के जरिए लड़की की फोटो देखते रहते थे और उन्हें पता लगता रहता था कि उनकी बेटी कहां है। लेकिन पिछले कई दिनों से जब सोशल साइट्स पर श्रद्धा की कोई एक्टिविटी नहीं हुई, उनके पिता परेशान हुए, मुंबई में मिसिंग का केस दर्ज कराया। मुंबई पुलिस ने दिल्ली पुलिस से संपर्क साधा और दिल्ली पुलिस के साथ ये जो D93 मकान है, एक लोकेशन ट्रेस की गई, मोबाइल नंबर के जरिए लोकेशन ट्रेस हुई। उसके बाद आफ्ताब को यहां से गिरफ्तार किया। श्रद्धा हत्याकांड में पल पर नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में एक बड़ा खुलासा और सामने आया है। बात सामने आ रही कि हत्या के बाद आफ्ताब उसी कमरे में सोता था जिस कमरे में उसने श्रद्धा का मर्डर किया था। यह नहीं बल्कि आफ्ताब सामान्य तरीके से जिंदगी भी बिता रहा था। आफ्ताब हत्या के बाद ऑनलाइन खाना मंगवाता था। पड़ोसियों से भी आफ्ताब ने दूरी बना ली थी ताकि किसी को भी मर्डर का शक ना हो, हत्या का शक ना हो। वसई मुंबई से राजीव सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली के महरौली थाने से हमारे साथ कुमार सोनू जुड़ रहे हैं। कुमार सोनू, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। ये बताइए कि इस मामले में क्या पुलिस की तरफ से अभी तक क्या जानकारी दी गई है और इतनी जघन्य वारदात के बाद अब जो स्थिति सामने है उसमें मुझे लगता है कि इसके एंगल कुछ मुंबई से भी जुड़ सकते हैं। कुमार सोनू। देखिए, बिल्कुल विवेक, मैं बताऊं कि जो आफ्ताब ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, उसके बाद जो उसका दिनचर्या थी वो एक बिल्कुल प्रोफेशनल किलर की तरह थी। पहले उसने हत्याकांड को अंजाम दिया, उसके बाद बाजार गया, मार्केट से, नियर बाय मार्केट से एक फ्रिज खरीदा, आरी खरीदी, आरी से शव के टुकड़े किए, उस फ्रिज में रखता था और उसी कमरे में ये रहता था जहां पर फ्रिज भी रखा हुआ था, जहां पर इसने हत्याकांड को अंजाम दिया। और रोजाना जो है अपने कॉल सेंटर में जहां पे ये काम करता था, वहां उसके लिए वो ऑनलाइन काम करता था उसी रूम में बैठकर। और बताया जा रहा है, सूत्रों से ये भी पता चला है, कई बार रात में ये दफ्तर भी जाता था। बिल्कुल सामान्य दिनचर्या थी,
सामान्य जिंदगी जी रहा था, जैसे कि कुछ इसने किया ही नहीं है, जैसे कि कोई प्रोफेशनल किलर आमतौर पर करते हैं कि एक किसी हत्याकांड को अंजाम दिया और उसके बाद अपना जो है नॉर्मल जीवन जीते हैं उसी तरीके से। तो पुलिस सूत्रों का कहना है कोई अफसोस भी नहीं है और अब जो है तमाम चीजें खुलकर बता रहा है। शुरुआत में जो है इसने पुलिस को गोलमोल जवाब देने की कोशिश की। शुरुआत में इसने कहा कि जो श्रद्धा है वो इसे छोड़कर चली गई है, कहां गई है पता नहीं, नाराज थी, लेकिन कहां गई है वो इसके बारे में नहीं जानता। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसके बाद उसने एक एक करके दर परत दर सारी परतें खोली, सारे राज खोले, जिसके बाद जो जांच टीम थी, जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं, वो चौंक गए कि 35 टुकड़े किए 18 दिनों तक एक थैली में, प्लास्टिक की थैली में डालकर उसके बाद पिट्ठू बैग में डालता था और पिट्ठू बैग लेकर रात को तकरीबन 2-1:30-2 बजे के करीब निकलता था। और रात को निकलने का भी मकसद इसका बिल्कुल साफ था ताकि आस पड़ोस के लोग ना देखें, क्योंकि रात 2 बजे के करीब तमाम लोग सो चुके होते हैं, जो सड़कों पर लोग बेहद गिने चुने होते हैं, तो ऐसे में ये आइडेंटिफाई ना हो, लोग इसको आइडेंटिफाई ना करें कि रोजाना रात को कहां जाता है। तो इसलिए इसने रात का वो समय चुना और महरौली के जंगलों में एक ही जगह नहीं इसने फेंके, क्योंकि अगर एक जगह फेंकता तो शायद उसमें से बदबू आ सकती थी और अगर किसी तरीके से कोई शक होता तो आइडेंटिफाई हो सकते थे वो शव के टुकड़े। तो इसलिए लिहाजा इसने महरौली के जंगलों में अलग अलग डायरेक्शन में जो है ये तमाम शव के टुकड़े फेंके ताकि आइडेंटिफाई ना हो, उन्हें जो है जंगली जानवर या जो कीड़े मकोड़े हैं वो खा लें, वो नष्ट हो जाएं, ताकि इस हत्याकांड का खुलासा ना हो और उस पर पूरा हमेशा राज का राज रहे। लेकिन जब पुलिस ने इससे सख्ती से पूछताछ की तो एक एक चीज इसने दिल्ली पुलिस के सामने खोल के रख दी और पुलिस भी चौंक गई कि आखिर इतने बड़े हत्याकांड को इसने कैसे अंजाम दिया। हालांकि शुरुआत में पुलिस को शक था कि शायद कुछ और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले में एक ही आरोपी है, वो है आफ्ताब, जो कि श्रद्धा का लिव इन पार्टनर था। तो फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी है, 5 दिन की रिमांड मिल चुकी है और अब लगातार इससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर कैसे। कुमार, मुझे लगता है जी भी कहा जा रहा है कि एक सीरीज को देखकर जो है जी कुमार, मुझे लगता है ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में से एक होगा और इस पर देखना होगा कि आगे जो पुलिस किस तरह से सबूत जुटाती है। राजीव के पास चलते हैं। राजीव, घर वालों से संपर्क हो पाया क्या? श्रद्धा के कोई बातचीत हो पाई आपकी? क्योंकि उन्होंने गुमशुदगी अपहरण का केस दर्ज कराया था और इस जो ये प्रेमी प्रेमिका थे, इनके रिश्ते से भी उनके घर वाले खुश नहीं थे, खासकर श्रद्धा के घर वाले खुश नहीं थे। बिल्कुल, देखिए, गुमशुदगी की शिकायत 12 अक्टूबर को मुंबई से सटे वसई इलाके के माणिकपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी, लेकिन गुमशुदगी की शिकायत विवेक कब दर्ज की गई ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भले श्रद्धा परिवार के खिलाफ जाकर लिविंग रिलेशनशिप में रह रही थी, आफ्ताब के साथ में परिवार नाराज था, लेकिन उन्हें श्रद्धा की एक्टिविटीज को लेकर बाकायदा जानकारी मिलती थी, क्योंकि श्रद्धा इंस्टाग्राम से लेकर व्हाट्सएप, ट्विटर, तमाम जगहों पर अपने अपडेट्स हमेशा करते रहती थी। तो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं एक संतुष्टि जरूर थी कि उनकी बेटी है, सुरक्षित है। लेकिन श्रद्धा के संपर्क में हमेशा एक नाडर नाम का उसका एक क्लासमेट था जिसकी उम्र 20 साल है, वो श्रद्धा के संपर्क में वो भी रहता था। जब नाडर को इस बात का शक हुआ कि पिछले कई महीनों से, यानी मार्च से लेकर मई तक, मार्च, अप्रैल, मई, जब 2.5-3 महीनों में कोई अपडेट सोशल मीडिया पर नहीं आए, तब नाडर ने इस बात की जानकारी जो है अपने श्रद्धा के घर वालों को दी। उसके घर वालों ने काफी फाइंड आउट किया, यहां पर पुलिस से संपर्क किया और आखिरकार 12 अक्टूबर को माणिकपुर पुलिस स्टेशन में एक गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने जांच शुरू की, लोकेशन ट्रेस किया तो दिल्ली का मिला, दिल्ली पुलिस से संपर्क किया गया और उसके बाद में माणिकपुर पुलिस खुद दिल्ली भी गई थी। दिल्ली पुलिस के साथ ज्वाइंटली उन्होंने आफ्ताब को डिटेन किया और वहां पर इंट्रोगेट किया गया। तो शुरुआत में पुलिस को उसने बहुत बरगलाने की कोशिश की, बहुत डाइवर्ट करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तब उसने हत्या की बात कबूली। अब सवाल यह उठता है कि आखिर उसने हत्या की क्यों? पूछताछ में जो शुरुआती तौर पर जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक श्रद्धा से उसका कुछ निजी तौर पर वाद विवाद चल रहा था और लंबे समय से चल रहा था। उसने इस बात का जिक्र, चूंकि उसकी मां की मौत हुई थी हाल फिलहाल में, तो उसने मां को भी अपने इस बात की जानकारी दी थी कि आफ्ताब से उसकी कुछ अनबन चल रही है। इन तमाम चीजों का जिक्र उसके पिता ने भी किया था पुलिस के सामने और इसी वजह से पुलिस ने उससे जब कड़ाई से पूछताछ की तो उसने हत्या की बात कबूल की। लेकिन हत्या की मुख्य वजह क्या थी?
इसको लेकर अभी फाइंड आउट करना बाकी है, उसको लेकर पूछताछ की जा रही है। आपको एक लोकेशन दिखाते हैं कि श्रद्धा शुरुआत में कहां रहती थी। मुंबई से सटे वसई इलाके में ये वो संस्कृति अपार्टमेंट है। इसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर श्रद्धा 2019 में रहती थी अपने माता पिता के साथ में, और 2019 में ही उसकी मुलाकात जब वो मलाड इलाके में कॉल सेंटर में काम करती थी तब आफ्ताब से हुई थी, और उसके बाद में लिविंग रिलेशनशिप में रहने का निर्णय लिया था श्रद्धा ने, और इस घर को छोड़कर यानी कि अपने माता पिता के साथ छोड़कर बिल्कुल ये हीनियस क्राइम है राजीव, और जो जानकारी आप दे रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। कुमार, आप भी हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस लौट रहे हैं। कुमार, आपके पास कोई अहम जानकारी है, लेकिन दर्शकों के पास एक छोटी सी जानकारी और साझा कर दें कि महरौली के जिस जंगल में आफ्ताब ने श्रद्धा की डेड बॉडी फेंकी, वहां इंडिया टीवी की टीम पहुंची। कुमार की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 18 मई को आफ्ताब और श्रद्धा के बीच में जबरदस्त झगड़ा हुआ, और उसी झगड़े के दौरान जब श्रद्धा चिल्ला रही थी तो आफ्ताब ने उसका मुंह दबाया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। जिसके बाद आफ्ताब इतना घबरा गया कि उसके शव को ठिकाने लगाने की उसने सोच ली। जिसके बाद आफ्ताब ने उसके शव के 35 टुकड़े किए और 18 दिनों तक महरौली के इसी जंगलों में रोजाना फेंकता रहा। और पुलिस के सूत्रों का कहना है कि आफ्ताब को कोई देखे ना, तो इसके चलते वो रोजाना रात 2 बजे के करीब अपने घर से निकलता था। एक थैली में जो टुकड़े थे शव के वो लेके निकलता था, कुछ छोटे छोटे टुकड़े लेके रोजाना निकलता था 18 दिन तक, और इन्हीं जंगलों में अलग अलग डायरेक्शन में वो फेंक दिया करता था। आफ्ताब इतना शातिर था कि थैली से वो टुकड़े निकाल कर खुले में जंगल में फेंकता था, ताकि उसे जो जानवर हैं वो खा लें और उसके शव के टुकड़े बरामद ना हो और वो पकड़ा ना जा सके। लेकिन जब श्रद्धा ने अपनी फेसबुक पेज पर पोस्ट डालनी बंद कर दी तो उसके दोस्तों को शक हुआ, और उसके बाद उसके दोस्तों ने उसके परिवार वालों से संपर्क किया, जिसके बाद श्रद्धा के पिता को भी शक हुआ, और श्रद्धा के पिता ने मुंबई पुलिस से संपर्क किया, महाराष्ट्र पुलिस से संपर्क किया। उसके बाद पुलिस ने यह कहा कि क्योंकि मामला दिल्ली का है तो आप दिल्ली में जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराएं। जिसके बाद महरौली थाने में श्रद्धा के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई, और मामले की जब जांच आगे बढ़ी तो आफ्ताब से पूछताछ हुई। आफ्ताब ने जब पूछताछ की गई उससे तो उसने कई अहम खुलासे किए। दरअसल उसका कहना है कि वो बकायदा एक बड़ा फ्रिज भी बाजार से खरीद कर लाया था, एक आरी खरीद कर लाया था, ताकि श्रद्धा के शव के टुकड़े कर सके और उन शवों के टुकड़ों में से बदबू ना आए। तो लिहाजा वो फ्रिज में उसने जो है कंटेन किए, प्रिजर्व किए, ताकि किसी भी तरीके से बदबू ना उठे, क्योंकि अगर बदबू उठती तो अड़ोस पड़ोस के लोगों को शक होता और वो पकड़ा जा सकता था। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में कई अहम खुलासे करते हुए आफ्ताब पूनावाला को गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल डीसीपी अंकित चौहान ने बताया कि आरोपी आफ्ताब ने श्रद्धा की डेड बॉडी के टुकड़े करने की बात मान ली है। महरौली के जंगल से बॉडी के कुछ पार्ट्स बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन बॉडी पार्ट्स किसके हैं इसकी जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की डिजिटल और साइंटिफिक तरीके से तहकीकात कर रही है। महरौली में हुए हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस के जो साउथ जिले के एडिशनल डीसीपी हैं अंकित चौहान, वो हमारे साथ हैं। अंकित जी, पूरा मामला क्या है ये बताइए। पूरा मामला ये है कि एक लड़का लड़की मुंबई से यहाँ पर आए थे, हमारे पीएस महरौली के एरिया में रहते थे, और कुछ दिनों पहले लड़की के फादर को ऐसा लगा कि लड़की आउट ऑफ रेडार हो गई है, तो ही वेंट टू मुंबई पुलिस एंड रजिस्टर्ड अ मिसिंग कंप्लेंट। मुंबई पुलिस हमारे पास आई और हमने फिर उस मिसिंग को एफआईआर करके हमने लीगल एक्शन इनिशिएट कर दिया। इसके अंदर मालूम चलता है जब हमने लड़के को फिर टेक्निकली अपना सर्विलेंस लगा के ढूंढा, लड़का हमने घर से पिक किया। उसके बाद लड़के ने स्टार्टिंग में बताया कि लड़की से कोई झगड़ा हुआ था, लड़की चली गई थी, बट थोड़ा सस्टेन्ड इंटरोगेशन के बाद मालूम लड़के ने एक्सेप्ट किया कि लड़की और उसके बीच में कभी एक झगड़ा हुआ और ही लॉस्ट कंट्रोल और फाइनली उसका मर्डर कर दिया। कब की ये घटना है? मर्डर मिड मई का मर्डर बताया है। उसके बाद बॉडी को कहां पर उसने ठिकाने लगाया, किस मॉडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल किया? उसने उस लड़की की बॉडी को कट करके थोड़े दिन स्टोर भी करा फ्रिज में, और कुछ पार्ट्स सीक्वेंशियली अपना अलग अलग जगह पे फेंकता रहा। कितने दिन तक जो है बॉडी के पार्ट्स फेंके और कितने पार्ट्स इसकी? कुछ महीनों तक उसने पार्ट्स जब तक डिस्पोज करता रहा, ये पूरा प्रोसेस कुछ महीनों तक चला उसका। सर, इसके अलावा आखिर झगड़ा किस बात को लेकर हुआ और मुंबई से दिल्ली आकर क्यों रहने लगे? ये लोग लिव-इन रिलेशनशिप में थे। कभी जैसे अब कोई जॉब को लेकर या किस रीज़न अभी तक क्लियर नहीं हुआ है झगड़ा किस बात पे था, बट झगड़ा जब हुआ तो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई एंड फिर ये इंसिडेंट हो गया। तो दिल्ली ये आके रहने लगे?
दिल्ली में रहते थे, हमारे एरिया में रहते थे, यहाँ पे पीएस मेरोली के एरिया में। दोनों लड़का लड़की हमारे एरिया में रहने लगे थे। तो क्या फ्रिज वगैरह भी खरीदा गया था? किस चीज से जो है लड़की के शव के टुकड़े किए आरोपी ने? जो मालूम चला है कोई शार्प वेपन लेके इसने लड़की की बॉडी के पार्ट्स किए और फ्रिज में थोड़े दिन स्टोर किया उसको। सर, इसके अलावा इसको पकड़ा कहाँ से और गिरफ्तारी इसकी कहाँ से हुई? दूसरी बात ये कि बताया जा रहा है कि रात में जो है ये बॉडी के जो पार्ट्स थे वो डिस्पोज करने के लिए महरौली के जंगलों में जाता था। ऐसा ही था, ये लड़का थोड़ा सा जब बेसिकली रात को लोग कम निकलते हैं उस टाइम को चूज करके जाके डिस्पोज करता था जंगल के पार्ट्स में। जी। और फ्रिज भी परचेज किया था इसने, इसी पर्पज से परचेज किया था कि कुछ बॉडी पार्ट स्टोर कर ले उसके अंदर। अच्छा, स्पेशल ये खरीद के लेके आया था बाकायदा? जो मालूम चला है अभी दैट इज वेट टू वेरीफाइड, मतलब ऐसा ही मालूम चल रहा है स्टोरीज की। और दोनों हमारे साथ रिपोर्टर बने हुए हैं। कुमार सोनू हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं और राजीव हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। कुमार, आप कुछ बताना चाह रहे थे, साथ ही ये भी बताइए क्या आफताब की थ्योरी पर भरोसा किया जाए? कहीं ये तो नहीं कि प्लान्ड मर्डर है और लंबे समय से प्लान कर रहा था और उसने इसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया? देखिए, इसकी प्लानिंग को लेकर पूछताछ चल रही है। अभी जो है दिल्ली पुलिस आफताब को लेकर महरौली थाने में पहुंची है। लेकिन आपको बताऊं कि जो दिल्ली पुलिस के सूत्रों से हमें पता चला वो ये कि मुंबई से आफताब श्रद्धा को लेकर पहले हिमाचल गया, वहां पर दोनों घूमने के लिए गए थे। उसके बाद ये 8 तारीख को दिल्ली आए। दिल्ली में क्योंकि इनके लिए दिल्ली एक नया शहर था तो लिहाजा इनके पास कोई रुकने का ठहरने का की व्यवस्था नहीं थी, तो लिहाजा ये पहाड़गंज के एक होटल में इन्होंने एक रात रुके वहां पर। उसके बाद क्योंकि इनके पास पैसे भी कम थे, दोनों मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं, तो ऐसे में वहां से ये सैदुल्ला जाब इलाके में पहुंचे। यहां पर हॉस्टल में रुके जहां पर डोरमेट्री की व्यवस्था थी, तो वहां पर जो है तकरीबन 2 से 3 दिन बता रहे हैं रुके। उसके बाद इन्होंने छतरपुर पहाड़ी इलाके में गली नंबर 1 में ये घर जो है किराए पर लिया और ये दिल्ली में जहां पर भी गए, चाहे वो पहाड़गंज होटल पे गए हों या सैदुल्ला जाब के उस हॉस्टल में गए हों जहां पर ये 2-3 दिन रुके, ये तमाम लोकेशन पर ये दोनों जो है गूगल मैप के जरिए पहुंचे। सूत्रों से जो हमें पता चला, क्योंकि आफताब ने पुलिस को बताया है ये तमाम जानकारी। उसके बाद ये वहां पर रुके और 15 तारीख को ही इन्होंने ये घर किराए पर लिया था और 18 तारीख को इस पूरे हत्याकांड को जो आफताब है उसने अंजाम दिया। बिल्कुल, राजीव के पास चलते हैं। राजीव, लड़के के घर वाले से कोई संपर्क हो पाया आपका? विवेक, एक बार सवाल दोहराएंगे? मैं कह रहा हूं आरोपी जो है उसके घर वाले से भी कोई संपर्क हो पाया आपका? उनसे कोई बातचीत? देखिए, आरोपी के घर वाले अभी तक संपर्क में नहीं आए हैं और पुलिस ने उन्हें जरूर बुलाया था इस पूरे मामले पर की जानकारी सामने आने के बाद में मानिकपुर पुलिस ने, लेकिन आरोपी के जो घर वाले हैं वो भी इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी थी कि उनके बेटे ने इस तरह का कोई काम किया था। चूंकि शुरुआती दौर में जो है वो वसई इलाके में ही जो दीवान होम्स नाम का सोसाइटी है वहां पर रहा करते थे। फिलहाल आरोपी के घर वालों की तरफ से कोई आधिकारिक तौर पर बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों की माने तो जो उन्होंने पुलिस ने जब उनसे संपर्क किया था तो उन्होंने आफताब के द्वारा इस तरह का कोई जघन्य हत्याकांड अंजाम दिया गया है, उन्हें इस बात की कोई भनक है, इस बात को उन्होंने खारिज किया कि हिसाब से उन्हें इस बात की कोई पुख्ता जानकारी है। जहां तक श्रद्धा के परिवार की बात है तो यह बताया जा रहा है कि श्रद्धा का जो परिवार है वो दिल्ली गया हुआ है और पुलिस ने उन्हें इस बारे में जानकारी दे दी थी और चूंकि मानिकपुर पुलिस खुद दिल्ली पुलिस के साथ में ज्वाइंटली इस पूरे ऑपरेशन को हैंडल कर रही थी और जब आफताब को ऑफिशियली डिटेल बिल्कुल पुलिस की जांच जब पूरी होगी, दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस मामले में और जब जांच कर लेगी आगे तो हो सकता है इस मामले में और कुछ बड़े और अहम खुलासे हो सकते हैं जिसका इंतजार पूरे देश को है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए इस खबर पर, अपडेट्स हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। वक्त एक ब्रेक का है, आपको दिखाएंगे धर्मांतरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत बड़ी बात कही है। इस खबर पर डिटेल एक ब्रेक के बाद। बाबा ब्लैक शिप। सॉरी मिस्टर शर्मा, पर हम आपको निशा के बचपन प्ले स्कूल में एडमिशन नहीं दे सकते, क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। केमिकल्स हटाइए,